स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गान वापी को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज। जेडीयू नेता सलीम परवेज का दावा मस्जिद थी और रहेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 25 की मौत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए राहत न पहुंचाने का आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान। 23 जून को पड़ेंगे वोट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच अनबन और बढ़ी। बंद कमरे में हुई शिवपाल यादव से मुलाकात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार जातीय जनगणना पर नीतीश तेजस्वी के बढ़े पांव। बीजेपी के सुशील मोदी ने भी चला दाव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गान वापी को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज। जेडीयू नेता सलीम परवेज का दावा मस्जिद थी और रहेगी। दरअसल दोस्तों बिहार में भी बनारस के गान वापी पर बयानबाजी हो रही है। बता दें कि जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सलीम परवेज ने कहा है कि गान वापी में मस्जिद था, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह से काम कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमानों में तनाव बढ़ाना चाहते हैं और समाज को अमन चैन से रहना नहीं देना चाहते। बता दें कि बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति और जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज ने कहा है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान सुरक्षित हैं। बता दें कि वैशाली में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सलीम परवेज ने कहा है कि नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम में तनाव बनाने के लिए ये सब हो रहा है ताकि सभी अलग अलग गुटों में बंट जाएं और लोगों का उल्लू सीधा हो सके। बता दें कि इससे पहले बिहार बीजेपी की सुर्खियों में रहने वाले विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में तमाम मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मदरसे से मौलवी और मौलाना बनते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बचौल ने मदरसों पर सवाल खड़ा करते हुए बोला कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है। देश में एक शिक्षा होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे आईएएस, इंजीनियर और डॉक्टर बने। बचौल ने यह बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान के समर्थन में दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मदरसों का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। चलिए अगली खबर। चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 23 जून को पड़ेंगे वोट। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने बुधवार को देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान किया। बता दें कि आयोग ने बताया है कि इन सीटों के लिए 23 जून को चुनाव होंगे और 26 जून को रिजल्ट आएंगे। बता दें जिन 6 राज्यों में ये उपचुनाव होने हैं उनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और दिल्ली शामिल है। बता दें कि यूपी में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव। यूपी की 2 लोकसभा सीटें आजमगढ़ और रामपुर में 23 मई को चुनाव होंगे। ये दोनों सीटें कर्मठ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं। बता दें कि पंजाब में संगरूर लोकसभा पर चुनाव। इसके अलावा एक लोकसभा सीट पंजाब के संगरूर की है जिसे भगवत मान ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ा है। मान इस सीट से 2019 में लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे और वो लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद थे। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच अनबन और बढ़ी। बंद कमरे में हुई शिवपाल यादव से मुलाकात। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान के बीच अनबन बढ़ती जा रही है। वहीं आजम खान और पार्टी से अलग हुए एक अन्य नेता शिवपाल के बीच लगातार मुलाकात हो रही है। बता दें कि आजम खान 2 दिनों के लिए लखनऊ में थे लेकिन सपा अध्यक्ष से नहीं मिले। वो अपने शपथ ग्रहण के लिए राज्य विधानसभा गए, वहां भी अखिलेश से नहीं मिले। इसी तरह अखिलेश ने भी बाहर आने और आजम खान से मिलने की जहमत नहीं उठाई जो हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं जहां उन्होंने 89 मामलों में दर्ज होने के बाद 27 महीने बिताए थे। जबकि शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की, वो उनसे मिलने गए और दोनों ने बंद कमरे में बैठक की। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी आजम खान से रिहाई के बाद बात नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान और शिवपाल अपने लिए राजनीतिक संभावनाओं पर चर्चा करते रहे हैं। बता दें कि आगामी राज्यसभा चुनाव और फिर राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के रुख के बारे में दोनों नेताओं से ना तो सलाह ली गई और ना ही जानकारी दी गई। एक अन्य घटनाक्रम में शिवपाल ने विधानसभा में अपने कद को ध्यान में रखते हुए एक सीट आवंटित करने के संबंध में अध्यक्ष को पत्र लिखा है। शिवपाल 6 बार के विधायक हैं लेकिन उन्हें तीसरी पंक्ति में सीट दी गई। बता दें कि विधानसभा अधिकारियों ने कहा है कि पार्टी के सदस्यों के लिए सीट आवंटन उनके विधायक दल के नेता अखिलेश यादव की सलाह पर इस मामले में किया गया था।
शिवपाल के बाद सपा के 12 और विधायकों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अपनी सीटों में बदलाव की मांग की है। चलिए अगली खबर। बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश तेजस्वी के बढ़े पांव, बीजेपी के सुशील मोदी ने भी चला दांव। दरअसल दोस्तों, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत गर्म है। बता दें कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर अपनी रणनीति के तहत फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें, इसी बीच भाजपा के नेताओं के बयानों से साफ लग रहा है कि भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बताया जाता है कि सभी दल भाजपा के इस मुद्दे को लेकर न केवल घेर रहे थे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजदीकियां भी रजद के नेता तेजस्वी यादव से बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि भाजपा कभी नहीं चाहती कि नीतीश किसी बहाने को लेकर रजद के नजदीक जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा नीति केंद्र सरकार जातीय जनगणना को लेकर पहले ही बता चुकी है कि जातीय जनगणना देश में कराना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना करा सकती है। इसके बाद बिहार में सभी दल इस मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरते नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इस मामले को लेकर बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठक को संबंध में बताया कि सभी दलों की सहमति नहीं मिल पाई है। उधर भाजपा ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरुद्ध नहीं रही, इसलिए इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद से 2 बार पारित सर्वसम्मति प्रस्ताव में भाजपा भी शामिल रही। जब इस मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गया, तब उसमें बिहार से वरिष्ठ मंत्री जनक राम और झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने सबकी राय पर सम्मान पूर्वक विचार करने के बाद व्यवहारिक कारणों से जातीय जनगणना कराने में असमर्थता प्रकट की है। उधर भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिलानंद कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना को सीधे तौर पर यह सख्ती से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय सीमा, जटिलताएं और तैयारियां भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 25 की मौत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया राहत न पहुंचाने का आरोप। दरअसल दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य असम में मची भीषण तबाही में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 7.25 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जानकारी के मुताबिक इन 25 लोगों में से 20 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से और 5 लोग भूस्खलन में मारे गए। असम राज्य का बड़ा हिस्सा 13 मई से ही बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है। बता दें कि इसके साथ ही राज्य में आई बाढ़ और भूस्खलन से पड़ोसी राज्य भी प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक कछार जिले के सिलचर में आई बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। बता दें कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत मिलने वाली राहत राशि से असम के बीजेपी सरकार ने वंचित रखा है। असम में कांग्रेस नेता मंजीत महांत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीआरएफ के तहत जहां गुजरात को साल 2021-22 में 1000 करोड़ रुपए मिले, वहीं असम को एक नया पैसा भी नहीं दिया गया।